कभी सोचा है कि हर जिंदा चीज के अंदर, चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो या हम इंसान, एक पूरा का पूरा शहर बसता है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, हमेशा काम करता रहता है। जी हाँ, आज हम उसी माइक्रोस्कोपिक हलचल भरे महानगर की सैर पर निकलने वाले हैं। इस शहर का नाम है कोशिका। अच्छा, तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर वो सबसे छोटी, बिल्कुल सबसे छोटी चीज क्या है जिसे हम जिंदा कह सकते हैं। मतलब वो कौन सी इकाई है जो अपने दम पर जी सकती है। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? वो है कोशिका, या जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सोचिए, ये वो एक अकेली ईंट है जिससे मिलकर जीवन की पूरी शानदार इमारत खड़ी होती है। ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो आज इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई इस जबरदस्त शहर की खोज हुई कैसे। उसके बाद हम इस शहर की गलियों में घूमेंगे, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। फिर हम पहुंचेंगे सीधे सिटी हॉल, जहां शहर का पूरा मास्टर प्लान रखा है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये शहर फैलता कैसे है और खुद को हमेशा नया कैसे बनाए रखता है। तो चलिए, देर किस बात की, निकलते हैं अपने पहले पड़ाव की ओर और पता लगाते हैं कि इस छुपी हुई अदृश्य दुनिया की खोज आखिर हुई कैसे। देखिए, ये कहानी ना सदियों में धीरे धीरे सामने आई। सब कुछ शुरू हुआ 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल शब्द का इस्तेमाल किया। फिर लगभग 200 साल बाद 1830 के दशक में श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि अरे, हर जिंदा चीज तो इन्हीं सेल से बनी है। और फिर आया वो बड़ा मोड़ 1953 में, जब वॉटसन और क्रिक ने समझिए कि शहर का असली राज खोल दिया, डीएनए का स्ट्रक्चर। अब एक बात और, सारे शहर एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर इनके दो मेन मॉडल हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, इसे एक छोटा सा कस्बा समझिए, सिंपल, छोटा और कोई खास सेंटर यानी न्यूक्लियस नहीं। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक, ये हैं असली महानगर, एकदम वेल डेवलप्ड, बीच में एक प्रॉपर कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस, और यहाँ की जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं यानी राइबोसोम, वो भी ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं। ये जो 70S और 80S देख रहे हैं ना, ये बस उनकी साइज और डेंसिटी का एक माप है। सीधी सी बात है, महानगर की फैक्ट्रियां बड़ी और ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस शानदार यूकैरियोटिक महानगर के अंदर जाने का। तैयार हैं एक गाइडेड टूर के लिए? बस कल्पना कीजिए कि हम इस शहर की दीवारों के पार आ चुके हैं। यहाँ चारों तरफ देखिए, हर एक चीज, हर एक इलाका अपना एक खास काम कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि सबके सब एक साथ एक धुन में काम कर रहे हैं ताकि जीवन चलता रहे। तो टूर की शुरुआत करते हैं शहर के पावर हाउस से। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कभी सोचा है कि खाना खाने के बाद जो एनर्जी आती है, वो कहाँ से आती है? वो यहीं से आती है। ये हमारे खाने को उस एनर्जी में बदलता है, उस बिजली में, जिससे ये पूरा शहर रोशन है और चल रहा है। और इसका काम इतना ज्यादा जरूरी है कि इसे एक बहुत ही सटीक नाम मिला है, कोशिका का पावर हाउस। सच में, इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता था। तो ठीक है, शहर में बिजली तो आ गई, अब कुछ प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। तो चलिए, अब चलते हैं शहर की फैक्ट्रियों की तरफ। ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये हैं राइबोसोम। ये नन्ही नन्ही फैक्ट्रियां शहर के लिए सब कुछ बनाती हैं, चाहे शहर की इमारतें हों, मशीनें हों, सब कुछ। और इन चीजों को हम कहते हैं प्रोटीन। इसीलिए तो इन्हें कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। नाम एकदम क्लियर है, काम भी एकदम क्लियर है। अब देखिए, जहां इतना काम होगा, इतना प्रोडक्शन होगा, वहां थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा तो निकलेगा ही, है ना? तो इस शहर का वेस्ट मैनेजमेंट कौन देखता है? ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम की। ये शहर का सैनिटेशन और रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है। जो भी पुराना या टूटा फूटा सामान है, ये उसे तोड़ता है और शहर को साफ रखता है। लेकिन इसका एक और बहुत ही ड्रामेटिक रोल भी है। इसे कभी कभी आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर कोशिका को कोई बड़ा नुकसान पहुंचता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। ये एक तरह की कुर्बानी है ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रह सके। तो हमारे पास एनर्जी है, प्रोडक्शन है, साफ सफाई भी है, लेकिन इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? इन सबको निर्देश कौन दे रहा है? इसके लिए हमें चलना होगा शहर के सबसे जरूरी हिस्से में, सिटी हॉल, यानी कि इसका कंट्रोल सेंटर, केंद्रक या न्यूक्लियस।
तो अब हम जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, जहां इस शहर को चलाने का हर एक निर्देश, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बहुत संभाल कर रखा गया है। और ये रहा वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, छोटा नाम डीएनए। ये जो घुमावदार सीढ़ी जैसी संरचना है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें कोशिका को बनाने से लेकर चलाने तक की हर छोटी बड़ी जानकारी मौजूद है। यही है मास्टर ब्लूप्रिंट। तो सवाल ये है कि कोशिका इस मास्टर ब्लूप्रिंट को पढ़ती कैसे है? क्या पूरी किताब खोलकर? नहीं, इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। होता क्या है कि डीएनए का सिर्फ उतना ही हिस्सा खुलता है जितने की जरूरत है। फिर उसकी एक टेम्परेरी कॉपी बनाई जाती है जिसे आरएनए कहते हैं, और काम होते ही असली ब्लूप्रिंट को वापस सुरक्षित बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई आर्किटेक्ट मास्टर प्लान से एक फोटोकॉपी बनाकर साइट पर भेजता है ताकि ओरिजिनल हमेशा सेफ रहे। अब कोई भी शहर हमेशा एक जैसा तो नहीं रह सकता ना, उसे बड़ा भी होना होता है, और अगर कहीं टूट-फूट हो जाए तो खुद की मरम्मत भी करनी पड़ती है। तो चलिए अब हमारे आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं कि ये कोशिकाएं, ये शहर खुद को बढ़ाते कैसे हैं, डिवाइड कैसे होते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा बड़ा कैसे होता है, या जब हमें कोई चोट लगती है तो वो ठीक कैसे हो जाती है। ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोशिकाएं डिवाइड हो सकती हैं। ये सेल डिवीजन ही है जो ये पक्का करता है कि जिंदगी आगे बढ़ती रहे। और ये डिवीजन भी दो खास तरीकों से होता है। पहला है माइटोसिस, ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए है, मतलब शरीर को बड़ा करने या घाव भरने के लिए। इसमें एक सेल से दो बिल्कुल आइडेंटिकल यानी हूबहू एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं, फोटोकॉपी की तरह। दूसरा तरीका है मियोसिस, ये होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें एक सेल से चार बिल्कुल यूनिक कोशिकाएं बनती हैं। यूनिक क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नाम की एक बड़ी मजेदार चीज होती है, जहां जेनेटिक जानकारी की अदला बदली हो जाती है। समझ लीजिए जैसे ताश के पत्तों को फेंट दिया गया हो। और पता है, यही जेनेटिक फेरबदल है जिसकी वजह से दुनिया में इतनी विविधता है। हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, और यही वो चीज है जो एवोल्यूशन को मुमकिन बनाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक अकेली माइक्रोस्कोपिक कोशिका के अंदर एक पूरे जीव का ब्लूप्रिंट भी है, और उसे चलाने की पूरी मशीनरी भी। ये नन्ही सी दुनिया हमें हमारी इस बड़ी सी दुनिया के बारे में क्या सिखा सकती है? कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के बारे में, और शायद खुद जिंदगी के मतलब के बारे में। इस पर जरूर सोचिएगा।